हेलो क्लास 12। तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल सुजीत सिंह कॉमर्स बैटल ग्राउंड। तो क्लास 12 होप आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर देख लिया हमारे रिवीजन सीरीज का, जहां पे मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हमने देखा था कि ट्रांसफर इनकम और फैक्टर इनकम के बीच में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद व्हाट इज इंटरमीडिएट गुड्स, व्हाट इज फाइनल गुड्स, हमने ये कवर किया। देन उसके बाद हम लोगों ने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को भी कवर किया था। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है, जाइए लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, उसको जरूर देखिएगा। साथ ही साथ में हमने रियल फ्लो और मनी फ्लो भी पढ़ लिया। आइए अब हम अपने इस नेशनल इनकम के सेकेंड फेज में चलते हैं, जहां पर आप लोग को, हालांकि अभी आगे चल के बहुत सारे और थियरीज आएंगी, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, स्टॉक एंड फ्लो, सब चीज़ें मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं सबसे पहले आप लोग के साथ में न्यूमेरिकल पार्ट्स को डिस्कस करने वाला हूं। तो यहाँ पर पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, आप लोग स्किप मत करिएगा। हर एक चीज़ का रिविजन मैं यहाँ पे आप लोगों को देकर जाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले न्यूमेरिकल में एंटर करने के लिए हमें सबसे पहले कन्वर्जन को देखना पड़ेगा कि एक्चुअली में कन्वर्जन है क्या। तो व्हाट इज कन्वर्जन, कन्वर्जन किसे कहते हैं। तो आओ जरा मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ। देखिए कन्वर्जन के अंदर में सबसे फर्स्ट कन्वर्जन जो है हमारा, वो है हमारा क्या चीज़, ग्रॉस। क्या है, ग्रॉस। और ग्रॉस के बाद हमारा क्या आता है, नेट आता है। तो ग्रॉस से अगर आपको नेट पे जाना है तो आपको माइनस करना है क्या चीज़, डेप्रिसिएशन। ठीक है, ग्रॉस से अगर आपको नेट पे जाना है तो क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन। और नेट से अगर आपको वापस अगर ग्रॉस पे आना है तो हम प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन। तो सर डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम क्या है, डेप्रिसिएशन को हम लोग कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। क्लियर। ये हमारा पहला कन्वर्जन है, जहां पर आप लोगों को जब नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स हम करेंगे तो वहां पर आप लोगों को ग्रॉस को कभी नेट में चेंज करना पड़ेगा, कभी नेट को ग्रॉस में चेंज करना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया क्या चीज़, पहला कन्वर्जन ग्रॉस और नेट का। चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं सेकेंड पे। और हमारा जो सेकेंड कन्वर्जन वो क्या है, वो है आपका सेकेंड, अगर आपको डोमेस्टिक से, अगर आपको डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो क्या करेंगे। तो बच्चों डोमेस्टिक से अगर हमें नेशनल पे जाना है तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए हम प्लस करेंगे NFIA। NFIA का मतलब होता है बच्चों नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। क्लियर। उसके बाद नेशनल से हमें अगर डोमेस्टिक पे आना है तो हम क्या करेंगे, माइनस का NFIA। तो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है इसके अंदर में। तो NFIA का फॉर्मूला क्या हो गया आपका, फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, फ्रॉम एब्रोड माइनस फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम टू एब्रोड। यानी कि हमारे देश में कितना पैसा आया है और हमारे देश से कितना पैसा बाहर गया है। डेट इज ऑल अबाउट NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। क्लियर। तो हमने दो कन्वर्जन पढ़ लिया, एक हमने ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या करेंगे, और सेकंड हमने पढ़ लिया कि डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए हमें NFIA क्या होता है, प्लस करना पड़ता है। हालांकि जब मैं अभी थियरी पार्ट डिस्कस करूंगा अभी आगे चल के, तो आपको मैं बताऊंगा कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के बीच में क्या डिफरेंस है और क्या नॉर्मल रेसिडेंट है, क्या रेसिडेंट है। पहले आप लोग इतना जो थियरी पार्ट, प्रैक्टिकल पार्ट है, पहले उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। क्लियर। चलिए थर्ड हमारा कन्वर्जन क्या है, थर्ड कन्वर्जन भी आप यहाँ पे देख लें। तो टोटल तीन कन्वर्जन्स हमें पढ़ना है, एक होता है MP और एक होता है हमारा FC। MP का मतलब होता है बच्चों मार्केट प्राइस और FC का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट। अगर आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। NIT का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और अगर फैक्टर कॉस्ट से अगर आपको मार्केट प्राइस पे आना है तो प्लस करेंगे हम लोग नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला लिख लो। तो NIT इक्वल टू नेट इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, माइनस सब्सिडी। बहुत सारे बच्चे जो बच्चों इनडायरेक्ट टैक्स में भी गलती कर देते हैं कि एक्चुअली में इनडायरेक्ट टैक्स के क्या क्या एग्जांपल्स है। तो बच्चों GST हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, ये सारे के सारे आपके कौन से टैक्स में आ जाते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स में आ जाते हैं। तो ये आपको गलती नहीं करनी है एग्जाम के अंदर में। तो ये तीन कन्वर्जन है और इसी तीन कन्वर्जन के हेल्प से हम क्या करेंगे, आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे और हमें एग्रीगेट्स पढ़ने हैं कि वो कौन कौन से एग्रीगेट्स हैं।
तो सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हम जैसे कि NNP@FC हो गया, सेकंड हो गया आपका NNP@MP हो गया, थर्ड हो गया आपका NDP@FC हो गया, फोर्थ हो गया हमारा NNP एट सॉरी इसको हम ऐसे लिख देते हैं, फोर्थ हो गया हमारा NDP@MP हो गया। उसके बाद फिफ्थ हमारा देखो GDP@MP हो गया। उसके बाद सिक्स्थ हमारा हो गया GDP@FC हो गया। उसके बाद सेवन्थ हमारा हो गया GNP@MP हो गया। उसके बाद हमारा हो गया GDNP@FC हो गया। तो ये हमारे रिलेटेड एग्रीगेट्स है जो हम लोगों को दिए गए हैं हमारे बुक के अंदर में, जहाँ पे NNP@FC को हम किससे डिनोट करते हैं, फैक्टर इनकम से डिनोट करते हैं। फैक्टर इनकम क्या हो, इसको हम नेशनल इनकम, इसको हम क्या बोलेंगे, नेशनल इनकम बोलेंगे इसको। क्लियर। बहुत सारे बच्चे GDP@MP को GDP@MP का क्या फुल फॉर्म है बच्चों, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है बच्चों। और यहाँ पर NDP@FC को डोमेस्टिक इनकम बोला जाता है, डोमेस्टिक इनकम। तो ये जो तीन चीज़ों को मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने लिखा है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अगर आपको GDP है ना, तो ये G4 क्या हो गया आपका, ग्रॉस हो गया, D4 डोमेस्टिक होता है, P4 क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। ये तो हो गया। लेकिन अगर इस G के बदले अगर स्टार्ट में अगर N आ जाए तो N का मतलब क्या हो जाता है, नेट हो जाता है। क्या हो जाता है, नेट हो जाता है। और यही N अगर मिडिल में आ जाए तो नेट के बाद इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम बोलते हैं नेशनल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको, नेशनल। क्लियर। तो जैसे कि इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। GNP को क्या पढ़ेंगे बताओ, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो बेसिकली हम लोगों को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को ये तीन चीजें पढ़ना है, क्या कि नेशनल इनकम क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस किसे कहते हैं। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्लियर। चलिए, तो यहां तक अगर हम लोगों ने कवर कर लिया है तो अपने अपने बुक में आ जाओ, और बुक में क्या, सबसे पहले मेथड्स डालो, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग। चाहे मैं इससे पहले एक एग्जांपल आप लोगों को करा देता हूं ताकि आप लोगों को पता चले कि कैसे सॉल्व किया जाता है। आपको फॉर्मूलाज याद करने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। सबसे पहले जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया गया कैलकुलेट, आपको कैलकुलेट करना है NNP@FC, यानी कि हमें क्या निकालना है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट हमें निकालना है। तो हमें क्वेश्चन के अंदर में कुछ आइटम्स दिए होंगे, वो आइटम्स क्या क्या हैं हम लिख लेते हैं यहाँ पे। जैसे हमें क्वेश्चन के अंदर में GDP@MP दे रखा है, GDP@MP 4000 दे रखा है। सेकंड, डेप्रिसिएशन गिवन है आपको, डेप्रिसिएशन गिवन है 200। उसके बाद हम लोगों को इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है, इनडायरेक्ट टैक्स हमें दे रखा है मान लो 100। फोर्थ, हमें सब्सिडी दे रखा है, क्या दे रखा है, सब्सिडी दे रखा है कितना, 50। उसके बाद फिफ्थ हमें दे रखा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, NFI हमें दे रखा है 20। बच्चों बैकग्राउंड नॉइस को थोड़ा सा आप इग्नोर करिएगा। हमें निकालना क्या है, आप पहले यहाँ देखें। तो हम लोगों को निकालना है क्या चीज़, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, NNP@FC हमें निकालना है। ठीक है। तो बच्चों जो चीज़ें हमें फाइंड आउट करना है, ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, जो चीज़ें हमें फाइंड आउट करना है उसको हम लोग लेफ्ट साइड में रखेंगे। क्लियर। तो जरा देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है NNP@FC। तो मैं रखूंगा NNP@FC इक्वल टू, हमें क्वेश्चन के अंदर में एक ऐसा एग्रीगेट गिवन होगा। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक एग्रीगेट गिवन होगा, तो जो दे रखा है उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, यानी कि GDP@MP, ये हमारा हो गया GDP@MP। अब एक बात बताओ, अब हमें कन्वर्जन यूज करना है जो मैंने अभी आप लोगों को सिखाया था।
हमें इस जीडीपी एट एमपी को क्या बनाना है, एनएनपी एट एफसी बनाना है। तो आप हमेशा फर्स्ट लेटर को फर्स्ट से मैच करोगे, सेकंड लेटर को सेकंड से मैच करोगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम देखो सबसे पहले हमें ग्रॉस दे रखा है, ग्रॉस से हमें कहाँ जाना है, नेट पे जाना है। तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस का डेप्रिसिएशन करते हैं। ग्रॉस से अगर आपको नेट पे जाना है तो हम माइनस का क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन। उसके बाद डोमेस्टिक से हमें कहाँ जाना है, नेशनल पे। तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए प्लस करते हैं NFIA, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ। और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है हमें। तो एमपी से एफसी पे जाने के लिए क्या करेंगे बताओ। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए हमें माइनस का इनडायरेक्ट टैक्स करना होता है, प्लस का सब्सिडी करना होता है, ठीक है। माइनस का इनडायरेक्ट टैक्स प्लस का सब्सिडी करना होता है, ठीक है। जस्ट अ मिनट बच्चों। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो एक बात बताओ, जीडीपी एट एमपी हमारा कितना होगा। हमें क्वेश्चन के अंदर में दे रखा है कितना है, 4000। तो हम इसको यहाँ पर लिखेंगे 4000 माइनस डेप्रिसिएशन हमें कितना गिवन है, डेप्रिसिएशन हमें गिवन है बच्चों 200। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 200 प्लस NFIA हमें कितना गिवन है, NFIA हमें प्लस का 20 गिवन है। ध्यान रखना बच्चों, अगर ये माइनस में होगा इसका मतलब 2 एब्रोड दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम NFIA हमारा प्लस का है तो 20 माइनस इनडायरेक्ट टैक्स हमारा कितना है बच्चों 100 प्लस सब्सिडी कितना है हमारा 50। अब इसको अगर आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 4000 प्लस 20 प्लस 50, यानी कि 4070 माइनस 300, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 3707, कितना हो जाएगा 4070 माइनस 300, ठीक है। तो 3770 ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा। तो ये हमारा एक सिंपल सा मेथड हो गया कि कभी भी अगर आपको जो वैल्यू आइडेंटिफाई करना है उसको राइट साइड में, लेफ्ट साइड में रखो, जो गिवन है आप उसको इक्वल टू के राइट साइड में रखो एंड देन उसको क्या कर लो, कन्वर्ट कर लो। क्लियर, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, और उसके बाद मेथड्स कौन कौन से हैं हमारे पास। मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, व्हाट आर द मेथड्स। तो सबसे पहला मेथड जो है हमारा बच्चों वो है आपका इनकम मेथड, इनकम मेथड। और मैंने सोचा था बच्चों इसको 2 वीडियोस के अंदर में मैं कवर करा दूंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं डिटेल में जा रहा हूँ तो हो सकता है वीडियोस थोड़ा सा लंबी हो जाए, लेकिन आप पूरा इसको फास्ट मोड पे भी करके देख सकते हैं अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो। दूसरा है आपका वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, या फिर इसको हम लोग प्रोडक्शन मेथड भी बोलते हैं, प्रोडक्शन मेथड। और थर्ड जो हमारा मेथड है उसको हम बोलेंगे क्या, एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इनकम मेथड की, कि इनकम मेथड को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर क्वेश्चन दिया होगा इनकम मेथड में कौन कौन से वो एलिमेंट्स आते हैं जो हम लोगों को पढ़ना है, तो आप लोग हेडिंग डाल लेना इनकम मेथड, इनकम मेथड। बच्चों इनकम मेथड के अंदर में देयर आर 3 कंपोनेंट्स। कितने कंपोनेंट्स हैं, 3 कंपोनेंट्स आते हैं किसके, इनकम मेथड के अंदर में। सबसे पहला आपको NDP एट FC इक्वल टू, 3 हेड्स कौन कौन से हैं, पहले मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। ये तो हेडिंग हो गया हमारा। सबसे पहला हेड है क्या, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। व्हाट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब होता है बच्चों, आपका एम्प्लॉय या तो कहीं वो काम कर रहा होगा जहां से उसको अपने एम्प्लॉयर की तरफ से कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। यानी कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के अंदर में क्या है, क्या क्या चीजें आएंगी, सैलरी आएगा आपका, वेजेस आएगा, समझ में आएगी बात, सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, रेंट फ्री एकोमोडेशन,
रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयर होते हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ को रहने के लिए फ्री में जगह देते हैं, तो वो भी क्या होगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में आएगा। याद रखने के लिए ये समझ लीजिए, एम्प्लॉयर के द्वारा अपने एम्प्लॉय को जो भी चीज़ें दिया जाएगा वो सारा का सारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में आएगा, ठीक है। एंड सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूटेड बाय, सोशल सिक्योरिटी हो गया, ये भी क्या है, कंपन उसके अंदर में आएगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में आएगा। और साथ ही साथ प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूटेड बाय एम्प्लॉयर आएगा, पीएफ कंट्रीब्यूटेड बाय एम्प्लॉयर, ठीक है। एम्प्लॉयर के द्वारा जो कंट्रीब्यूशन होगा वही प्रोविडेंट फंड लिया जाएगा, एम्प्लॉय के द्वारा कंट्रीब्यूशन को कंसीडर नहीं किया जाता है। तो ये आपके कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में आ गया, ठीक है। उसके बाद ये तो वो लोग हो गए जो कहीं ना कहीं किसी और के अंडर में जाकर काम करते हैं। लेकिन सेकेंड पॉइंट क्या है आपका, ऑपरेटिंग सरप्लस। भाई उन लोगों का क्या जिनका खुद का बिजनेस है, वो कहीं काम नहीं करते, किसी के अंडर में वो काम नहीं करते, लेकिन उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है और वहां से उनको अर्निंग होता रहता है। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें लोगे, जरा ये देखो। सबसे पहले आपको लेना है रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, प्रॉफिट। अब बच्चों अगर प्रॉफिट दे रखा है क्वेश्चन में, तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है आपका डिविडेंड। देखो फॉर्मूला तो नहीं कह सकते, अगर आपको प्रॉफिट दिया है तो आपको ये सारी चीजें नहीं लेना, यानी कि डिविडेंड हो गया, कॉरपोरेट टैक्स हो गया, रिटेन्ड अर्निंग हो गया, ये सारे के सारी चीजें अगर आपको दे रखी है, ठीक है, तो आप प्रॉफिट इन तीनों को जोड़कर, चारों को जोड़कर ले लोगे। और अगर आपको प्रॉफिट भी दे रखा है और इनमें से कोई आइटम दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ आपको प्रॉफिट लेना है और इन सब चीज़ों को इग्नोर कर देना है। क्लियर। तो और भी चीज़ें हो जाती हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें हो गई हमारी प्रॉफिट को निकालने के लिए। तो ये किस में आ जाएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस में आ जाएगा। और उसके बाद है थर्ड, मिक्स्ड इनकम। थर्ड हेड क्या हमारा, मिक्स इनकम। तो मिक्स इनकम के अंदर में इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, तो यहाँ पर ये तीन हेड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। किस चीज़ के अंदर में, आपको इनकम मेथड के अंदर में ये तीन हेड्स पूछे जाने वाले हैं। और तीनों हेड्स को अगर आप जोड़ देते हो तो आपका क्या निकल के आ जाता है, डोमेस्टिक इनकम निकल के आ जाता है। यानी कि आपको अगर इसको इनकम मेथड के अंदर में फॉर्मूलाज पे पुट करना है तो कैसे होगा, जरा देखो। तो क्या हो गया, NDP at FC इक्वल टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। बहुत इजी है बच्चों, एक बार NDP at FC अगर आपने निकाल लिया, डोमेस्टिक इनकम निकाल लिया इन तीनों हेड्स को जोड़कर, तो आप इस NDP at FC को किसी भी चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हो। वही कन्वर्जन वाला जो फॉर्मूला आपको बताया गया था, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए और MP से FC पे जाने के लिए। तो आई होप आप लोगों को इनकम मेथड मैंने अच्छे तरीके से इसका रिवीजन करा दिया है। ये हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इनकम मेथड के आगे थियरी पार्ट को, जहाँ पे मैंने सेकंड लेक्चर के अंदर में आप लोग को इनकम मेथड के वो तीन हेड्स बताए थे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स इनकम। जहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया कि तीनों हेड्स को ऐड करने के बाद में आपको जो मिलता है वो मिलता है क्या चीज़, डोमेस्टिक इनकम, यानी कि NDP at FC। लेकिन यहीं से काम हमें नहीं चलने वाला है, हमें आगे चलकर इसके कुछ प्रिकॉशंस पढ़ने पड़ेंगे और साथ ही साथ इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने पड़ेंगे, तब जाकर हमारा ये टॉपिक क्या होगा, अच्छे तरीके से कंप्लीट होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम शुरू करते हैं। अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों एग्जाम के अंदर में जो बेसिक जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या क्वेश्चन है आपका, प्रिकॉशंस टेकन व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। जब भी आप नेशनल इनकम मेथड
से क्वेश्चंस को करोगे तो आपको वो कौन कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने आप लोगों को जब ये चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट किया था तभी मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है, ओनली फैक्टर इनकम आर इंक्लूडेड वेयर एज ट्रांसफर इनकम लाइक गिफ्ट, डोनेशन, ओल्ड एज पेंशंस एक्सेट्रा आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। बच्चों मैंने बताया था आपको फैक्टर इनकम को आपको ऐड करना है और ट्रांसफ़र इनकम को आपको क्या करना है, इग्नोर करना है जब आप नेशनल इनकम से में क्वेश्चन कर रहे होगे। देयर इज नो प्रोडक्शन एक्टिविटी अगेंस्ट सच इनकम, क्योंकि ट्रांसफ़र इनकम के अंदर में क्या होता है, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं होता है, किसी भी प्रकार का कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं होता है, इसीलिए हम फैक्टर इनकम को कंसिडर करेंगे। एग्जाम के अंदर में 100% क्वेश्चन आने के चांसेस है। सेकंड है आपका इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड, यानी कि आपने सेकेंड हैंड गुड्स को बेचने के बाद में अगर आपको जो भी इनकम आया होगा उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। एग्जाम के अंदर में रीजन पूछा जाता है, क्योंकि बिकॉज सच गुड्स हैव ऑलरेडी बीन टेकन इन नेशनल इनकम, क्योंकि जब वो सामान पहली बार फर्स्ट टाइम बेचा गया होगा, सेल किया होगा, तो उसको ऑलरेडी फर्स्ट टाइम कंसिडर कर दिया गया होगा। तो यानी कि अगर आप किसी भी सेकेंड हैंड गुड्स को सेल करके अगर आपको इनकम होता है तो उसको कंसिडर नहीं करना है। बट एनी ब्रोकरेज कमीशन given to a dealer in such a transactions included in the national income as it is the reward for the फैक्टर सर्विसेज। ध्यान समझना, जैसे आप लोगों को पता है OLX क्या करती है, गुड्स को मतलब कि अगर आपको कोई सामान खरीदना है या बेचना है तो आप OLX पे जाते हैं और अपने सामान को खरीद और बेच सकते हैं। लेकिन जो ये OLX है वो बीच में ब्रोकरेज और कमीशन चार्ज करती है। तो यहाँ पर OLX जो है वो ब्रोकर का काम करती है, तो OLX को जो इनकम होता है उसको कंसिडर किया जाएगा व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। समझ में आ गई बात? यानी कि किसी भी प्रकार का कोई भी ब्रोकरेज पे करते हो सामान को खरीदने और बेचने में तो उसके इनकम को कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि वो आपको सर्विस दे रहा है। तो OLX क्या कर रहा है, सेलर को भी सर्विस दे रहा है और बायर को भी सर्विस दे रहा है, इसीलिए OLX के इनकम को क्या किया जाएगा, नेशनल इनकम में कंसिडर किया जाएगा। थर्ड, इनकम फॉर सेल ऑफ फाइनेंशियल असेट्स। देखो फाइनेंशियल असेट्स किसे कहते हैं, जैसे शेयर्स हो गए, डिवेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए एक्सेट्रा आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम बिकॉज इट ओनली इंक्लूड, इसके अंदर में क्या इंक्लूड है, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप एंड डज नॉट कंट्रीब्यूट टू एनी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आपको पता है शेयर और डिवेंचर के अंदर में सिर्फ और सिर्फ ऑनरशिप ट्रांसफर किया जाता है और वहाँ पे कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं होती है। तो आपको क्या क्या चीज़ें नहीं लेना है, सबसे पहले ट्रांसफर इनकम नहीं लेना है, सेकंड आपको सेकंड हैंड गुड्स को सेल करने पे जो इनकम होता है उसको कंसिडर नहीं करना है, एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल असेट्स लाइक शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स वगैरह इन सबको भी कंसिडर नहीं करना है व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। लास्ट है क्या, एनी विंडफॉल गेन, किसी भी प्रकार का कोई लॉटरी वगैरह आप जीत जाते हो, इनकम हो जाता है, आपको कैपिटल गेन हो सकता है, इन सबको भी कंसीडर नहीं करना है। और लास्ट वन क्या है, इम्प्यूटेड रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस इज इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। ये ध्यान रखना है बच्चों। जैसे मान लो आपका खुद का बिल्डिंग है, अब आपका खुद के बिल्डिंग के अंदर में आप खुद के मकान में आपका एक शॉप है, तो ऑब्वियस ही बात है आप अपने आप को तो रेंट दोगे नहीं। तो इसका मतलब अगर उस रेंट को अगर आप किसी उस शॉप को अगर आप किसी और को देते तो आपको 10,000 रुपये का इनकम होता, लेकिन आप खुद रह रहे हो। तो क्या करना है, जब आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करोगे तो इम्प्यूटेड रेंट बोला जाता है उसको कंसीडर करोगे। तो ये रहा आपके 5 कौन कौन से स्टेप्स जिसको आपको इनकम मेथड के अंदर में नहीं लेना है। एक बार और बोल दो क्या क्या। सबसे पहला हो गया आपका ट्रांसफर इनकम, सेकंड हो गया आपका एनी सेकंड हैंड गुड्स, थर्ड हो गया फाइनेंशियल असेट्स हो गया, फोर्थ हो गया किसी भी प्रकार का लॉटरी इनकम होता है, विंडफॉल गेन बोलता है, उसको कंसिडर नहीं करेंगे, बाकी सबको हम क्या करने वाले हैं, कंसिडर करने वाले हैं। ठीक है, आइए चलिए अब हम आगे चलते हैं और उसके बाद एक्सपेंडिचर मेथड को कवर करने से पहले कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं, मैं वो भी कवर करा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले एक और टॉपिक आता है हमारा, क्या चीज़, स्टॉक एंड फ्लो। एग्जाम के अंदर में 100% बच्चों 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। तो यहाँ पर अगर आप देखें क्या लिखा है, दोज वेरिएबल विच आर मेजर्ड, मतलब ऐसे वेरिएबल्स जिसको मेजर किया जा सकता है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम।
पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आर कॉल्ड, क्या बोला जाता है उसको, स्टॉक बोला जाता है। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब जैसे कि मान लो किसी एक समय पे, जैसे आपका ये टैप वाटर है, मान लो टंकी का पानी इसमें अंदर में आ रहा है, ठीक है। अब आपसे बोला जाए कि आपको 4 बजे बताना है कि 4 बजे आपके टंकी में कितना वाटर था, है ना। आपको बताना है कि आपके वॉलेट में कितना रुपए रखा हुआ है आज 30 तारीख के लास्ट मतलब शाम को। तो ये क्या हो गया कि आप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जाकर आप देख रहे हो कि आपके पास कितना अवेलेबल है, डेट इज स्टॉक, है ना। स्टॉक वेरिएबल्स सो इट हैज नो टाइम डायमेंशन, यहाँ पे कोई भी टाइम डायमेंशन नहीं है, जैसे कि वेल्थ हो गया, कैपिटल हो गया, एक्सेट्रा हो गया। जैसे अगर बोला जाए टाटा का नेटवर्थ आज कितना है, तो डेट इज स्टॉक कॉन्सेप्ट, क्लियर। लेकिन अगर मैं वेरिएबल की बात करूँ, फ्लो की बात करूँ, तो फ्लो का मतलब होता है कि यहाँ पर दो वेरिएबल्स विच आर मेजर्ड, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर मैं फ्लो की बात करूँ तो इसको मेजर किया जा सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि आपने पूरे एक सप्ताह के अंदर में टोटल कितना पानी आपने यूज़ किया है, कितना वाटर आपने यूज़ किया है, पूरे 1 मंथ के अंदर में आपने टोटल कितना रुपए खर्च किया है, एक्सपेंसेस कितने थे आपके, कितना रुपए इनकम आया है। यानी कि यहाँ पर टाइम डायमेंशन होता है, ओवर 1 वीक भी हो सकता है, 1 डे भी हो सकता है, 1 मंथ भी हो सकता है, 1 ईयर भी हो सकता है, ठीक है। इसीलिए फ्लो वेरिएबल के अंदर में क्या होता है, टाइम डायमेंशन होता है। क्या होता है, टाइम डायमेंशन होता है, क्लियर। तो ये ध्यान रखिएगा स्टॉक कॉन्सेप्ट और फ्लो कॉन्सेप्ट के बीच में डिफरेंस, क्लियर। तो ये छोटा सा टॉपिक था जो 1 मार्क्स के लिए है। उसके बाद हम आगे आते हैं और कुछ पॉइंट्स जो हैं, अब बात करते हैं डोमेस्टिक इनकम की कि व्हाट इज डोमेस्टिक इनकम। बच्चों ध्यान से समझिएगा, इनकम मेथड आपने पढ़ा। इनकम मेथड के अंदर में आपने कहा कि सर अगर हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स इनकम के इनकम को, तीनों हेड्स को जोड़ देते हैं तो हमारे पास NDP@FC निकल के आ जाता है, डोमेस्टिक इनकम आ जाता है। लेकिन बात आती है कि डोमेस्टिक इनकम कहते किसे हैं। तो बच्चों आओ जरा हम डोमेस्टिक इनकम को पढ़ते हैं। यहाँ से एग्जाम के अंदर में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, इसलिए इस टॉपिक को जरा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको। क्या लिखा है, इट रेफर्स टू सम ऑफ इनकम अर्न विद इन द इकोनॉमिक डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। इकोनॉमिक डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है, अगर आपका ये इंडिया है और इंडिया के अंदर में और जो भी उसका डोमेस्टिक टेरिटरी है, जहाँ तक इलाका है, उसके अंदर में जो भी इनकम कमाया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, डोमेस्टिक इनकम बोलेंगे, क्लियर। ओके आगे चलते हैं हम लोग। द टर्म डोमेस्टिक टेरिटरी, अब बात आती है कि सर डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है। तो लिखा है द टर्म डोमेस्टिक टेरिटरी इज अ वाइड कॉन्सेप्ट, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। एज इट इंक्लूड, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर में क्या क्या इंक्लूड होगा, पॉलिटिकल बाउंड्री एज वेल एज, मतलब कि जहाँ तक हमारा इंडिया के गवर्नमेंट का मतलब कि अपना रूल चलता है, ठीक है, जहाँ पर पॉलिटिकल बाउंड्री एज वेल एज, साथ ही साथ ऑल शिप्स, ऑयल रिग्स एंड ऑपरेटिंग इन द इंटरनेशनल पार्ट ऑफ द सी। बच्चों अगर ये इंडिया है, मान लो ये इंडिया है, तो इंडिया के आसपास में समुद्र है, ऑब्वियस सी बात है, सी ओशियन है, तो ओशियन के अंदर में हमारे जहाज भी चलते हैं, ठीक है। और ओशियन के अंदर में कुछ दूर तक, मतलब कि जैसे 35 नॉटिकल माइल होता है, वैसे हम समुद्र में दूरी जो नापा जाता है वो नॉटिकल माइल में मेजर किया जाता है। तो हमारा समुद्र में भी हमारा कुछ इलाका होता है जहाँ पर हम अपने शिप्स वगैरह, ऑयल वगैरह, जितना भी हम काम करते हैं सब अपने ही एरियाज़ के अंदर में करते हैं। अगर आप किसी और के समुद्र में एरिया में जाओगे, ओशियन में अगर आप आगे बढ़ोगे तो वहाँ पर वो आपको पकड़ लेंगे, ठीक है, कहेंगे कि आप लोग घुसपैठिए हो। तो यानी कि डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब हो गया जहाँ पर हमारा पॉलिटिकल बाउंड्री है, जहाँ पर हम लोगों का पूरा इंडिया कंसिडर करते हैं, साथ ही साथ ओशियन के अंदर में भी हमारा एरिया होता है, ठीक है, तो उसको भी कंसिडर किया जाएगा। प्लेन ऑफ द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ऑपरेटिंग इन एब्रोड, ठीक है। अच्छा आगे है आर्मी ऑफ डोमेस्टिक कंट्री लोकेटेड इन एब्रोड। देखो अब हमारे देश के जहाज दूसरी जगह पे जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उस जहाज के अंदर में क्रू मेंबर्स होते हैं, वो भी
जो इनकम अर्न करेंगे वो भले ही हमारे देश से बाहर जा चुके हैं, लेकिन वो जो भी उनका इनकम होगा वो माना जाएगा कि हमारे इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। साथ ही साथ हमारे यहाँ की आर्मी दूसरे देश में जाती है और वहाँ पे क्या करती है, वो प्रैक्टिस करती है, युद्ध अभ्यास करती है, तो उस आर्मी को जो भी इनकम होगा वो भी क्या माना जाएगा, डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट माना जाएगा। ठीक है। थर्ड क्या है, इट इज टू बी नोटेड दैट डोमेस्टिक टेरिटरी डोमेस्टिक इनकम इंक्लूड इनकम ऑफ बोथ normal resident and non-resident of the country, but the income may be earned within domestic boundary of the country। देखो कहने का मतलब कि जैसे आईपीएल होता है, तो आईपीएल के अंदर में हमारे देश के जो खिलाड़ी हैं, जो प्लेयर्स हैं, वो तो हमारा रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, लेकिन जैसे मान लो ऑस्ट्रेलिया का कोई प्लेयर है, ठीक, ब्रेटली है। अब ब्रेटली जो है ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है, लेकिन वो हमारे इंडिया के अंदर में आके आईपीएल खेल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हो गया, और उसने जो भी इनकम कमाया होगा हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में वो हमारे डोमेस्टिक इनकम कहलाएगा। समझ में आ गई बात। तो ये फर्क नहीं पड़ता है कि आप रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो या नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, अगर आपने इनकम अर्न किया है और वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर में है तो आपके इनकम को डोमेस्टिक इनकम का पार्ट माना जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल ना होना। ओके, उसके बाद हम चलते हैं आगे, नेशनल इनकम। व्हाट इज नेशनल इनकम? नेशनल इनकम को हम लोग डिनोट करते हैं NNP एट FC, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। देखो क्या कहता है, इट रेफर्स टू द सम ऑफ इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, इट इज टू नोटेड दैट नेशनल इनकम इंक्लूड, इसमें क्या इंक्लूड है, ओनली इनकम ऑफ, किसका इनकम, नॉर्मल रेसिडेंट। यानी कि जब हम नेशनल इनकम निकालेंगे तो वहां पर ब्रेटली ने हमारे देश के अंदर में कमाया था, वो तो डोमेस्टिक इनकम है, लेकिन अब जब हम नेशनल इनकम निकालेंगे तो उस कंडीशन में ब्रेटली के इनकम को हटा देंगे, जिसको हम बोलते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यानी कि वो हमारे देश से पैसा लेके जा चुका है। तो इसीलिए हमें सिर्फ किसका निकालना है, नॉर्मल रेसिडेंट का, विच इज अर्न आइदर विद इन और बाउंड्री और आउटसाइड द बाउंड्री कंट्री। यानी कि अब देखो, अब हमारा प्लेयर ऑस्ट्रेलिया गया और ऑस्ट्रेलिया में खेल कर आया, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा प्लेयर भी गया होगा और ऑस्ट्रेलिया से इनकम अर्न करके लाया होगा। तो इसीलिए बोला गया कि हमारे देश का बंदा अगर अपने देश में पैसा कमाता है या बाहर से कमा के लाता है, नेशनल इनकम में ऐड कर लेना। ठीक है, अगर वो बाहर से कमा के ला रहा है, बाहर से अर्न कर रहा है, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड कहलाएगा। कोई हमारे देश से बाहर लेके जा रहा है तो उसको फैक्टर इनकम टू एब्रोड कहलाएगा। ठीक है, तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन NDP एट FC एंड NNP एट FC। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना इस टॉपिक के ऊपर, एग्जाम के अंदर में असर्शन रीजन वगैरह पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। फिर एक टॉपिक आता है नेशनल डेट। देखिए, नेशनल डेट को आपको जब एग्जामिनेशन में जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, वहाँ पे नेशनल डेट को कभी भी ट्रांसफर, मतलब कि नेशनल डेट को कभी भी कंसीडर नहीं किया जाता है नेशनल इनकम को निकालते वक्त। क्यों ऐसा, उसके पीछे का कारण क्या है वो देख लो आप, नहीं तो एग्जाम में गलती करोगे। लिखा है इंटरेस्ट ऑन लोन, जो भी लोन इंटरेस्ट पे, जो भी लोन पे इंटरेस्ट दिया गया है, टेकन फॉर प्रोडक्शन पर्पज इज कंसिडर्ड एज अ फैक्टर इनकम and included in the estimation of national income, but interest on loan taken for consumption purpose, अगर आपने लोन लिया है प्रोडक्शन पर्पस के लिए तो नेशनल इनकम में ऐड करोगे, लेकिन अगर आपने लोन लिया है कंजम्पशन पर्पस के लिए उसको कंसीडर नहीं करोगे, उसको क्या कंसीडर करोगे, ट्रांसफर इनकम। सो नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। एग्जाम्पल, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट और नेशनल डेट इज कंसिडर्ड एज अ ट्रांसफर इनकम बिकॉज, ऐसा क्यों, लोन टेकन बाय द गवर्नमेंट इज अज्यूम्ड टू बी द यूज्ड फॉर द पब्लिक कंजम्पशन। और वैसे भी जो गवर्नमेंट हमारी जो लोन लेती है वो किस लिए लेती है, हम लोगों के लिए ही लेती है, ताकि हम उस पैसे का क्या कर सकें, कंजम्पशन कर सकें। इसीलिए उसके इंटरेस्ट को ट्रांसफर इनकम बोला गया है और ट्रांसफर इनकम को कंसिडर नहीं किया जाता है। Therefore, such interest is not included in the estimation of national income। इसीलिए इसको नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते वक्त कंसिडर नहीं करते हैं। बच्चों ये सारा का सारा मैं थोड़ा फास्ट मोड पे हूँ, ठीक है।
इसीलिए आपको बस ये रिवीजन करना है कि किसको कंसिडर करना है, किसको कंसिडर नहीं करना है। क्लियर? तो हमने एनडीपी एट एफसी पढ़ लिया, एनएनपी एट एफसी पढ़ लिया। क्लियर? देन उसके बाद अगर मैं यहाँ पर चार्ट बनाने की कोशिश करूँ आपके साथ में, तो ज़रा मुझे बताइएगा। अगर मैं बात करूँ डोमेस्टिक इनकम की, तो डोमेस्टिक इनकम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी। और नेशनल इनकम को हम किससे डिनोट करते हैं? नेशनल इनकम, यानी कि बताओ, एनएनपी एट एफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अच्छा, डोमेस्टिक इनकम को जब हम निकालते हैं तो सबसे पहली बात, यहाँ पर रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, आरओआई हो, या नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, दोनों को कंसीडर किया जाता है। मतलब हमारे देश का, मैं प्लेयर का नाम लिख दे रहा हूँ, आपको याद रहेगा, हमारे देश का धोनी हो, ठीक है, या फिर दूसरे देश का कोई प्लेयर का नाम बता दो, ब्रेटली हो, ब्रेटली, ठीक है, तो दोनों है। तो लेकिन कंडीशन क्या है? विदिन डोमेस्टिक टेरिटरी होना चाहिए, डोमेस्टिक टेरिटरी। दोनों का इनकम को कंसिडर किया जाएगा, लेकिन रीजन क्या हो, कंसिडर क्या करना है हमें? डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं एनएनपी एट एफसी, तो ओनली किसका रेसिडेंट को लेना है? ओनली रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, आरओआई, रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। लेकिन ये फर्क नहीं पड़ता कि वो विद इन डोमेस्टिक कंट्री है या फिर आउटसाइड द डोमेस्टिक कंट्री है, ठीक है, आउटसाइड द डोमेस्टिक कंट्री, हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो ये डिफरेंसेस हैं जो आप लोगों को एग्जाम के अंदर में ध्यान रखना है, इसमें बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है। ओके, चलिए, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको देख सकते हैं, आपके बुक में भी दे रखा है, रिवीजन आप कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे, और आगे चलने के लिए सबसे पहले, एक मिनट, अब हमें स्टार्ट करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ ऑल कंजम्पशन जीडीपी एट एमसी। इनकम मेथड के कुछ क्वेश्चंस आपके साथ में डिस्कस कर लेता हूँ। ऑपरेटिंग सरप्लस, हम ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, एक्चुअली में इनकम मेथड हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आइए, सबसे पहले है कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस। हमें ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है बच्चों, ठीक है, इन लैख। इसको हम कलर चूज कर लेते हैं येलो। आपको गिवन क्या क्या है? आपको गिवन है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। देखो, कभी भी अगर आपको कोई बीच का हेड निकालने के लिए बोला जाए, जैसे यहाँ पे क्या बोल दिया गया, ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है, तो अगर आपको बीच का कोई अगर हेड निकालना है तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, एनडीपी एट एफसी इक्वल टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। ये हमारा फॉर्मूला है। हमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 110 दे रखा है, हमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हमें दे रखा है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, डेप्रिसिएशन, इन दोनों का काम कन्वर्जन का है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसका भी काम कन्वर्जन का है। इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रॉपर्टी फ्रॉम रीसेल ऑफ द वर्ल्ड 75, ये भी हमारा क्या है, कन्वर्जन का पार्ट है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, हमें जीडीपी एट एमपी दे रखा है बच्चों। तो जीडीपी एट एमपी दे रखा है, तो इसका मतलब हमें एनडीपी एट एफसी पता नहीं है ना। और हमें मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, हमें मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड भी दे रखा है। अगर आप इस पॉइंट पे देखो तो हमें ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है, क्वेश्चन मार्क निकालना है। तो एक काम करते हैं, जिस पे मैंने रॉन्ग लगा रखा है पहले वो निकाल लेते हैं। तो उसके लिए हमें हिंट दे रखा है, जीडीपी एट एमपी दे रखा है। तो जीडीपी एट एमपी जो चीज़ें निकालना है उसको हम लेफ्ट साइड रख लेते हैं। हमें एनडीपी एट एफसी निकालना है, हमें दे रखा है जीडीपी एट एमपी दे रखा है। फर्स्ट से फर्स्ट को मैच करो, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए माइनस का डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक सेम है, कुछ नहीं करेंगे। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए माइनस का नेट इनडायरेक्ट टैक्स करते हैं। तो जीडीपी एट एमपी हमें कितना दे रखा है, 1050, माइनस डेप्रिसिएशन हमें कितना दे रखा है, 50, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमें माइनस करना है कितना, 150, 150।
तो ये हमारा आ जाएगा 200 माइनस कर दो 800, यानी हमारा एनडीपी एट एफ से कितना हो गया 800 हो गया। बस उस इक्वेशन पे पुट कर दो। तो यहाँ पर अगर मैं पुट करूँ तो ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स इनकम, तो ये हमारा कितना आ गया बताओ 800। 200 माइनस कर दोगे इसमें से तो 850 आएगा ना, 850 850। तो 850 इक्वल टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हमें कितना दे रखा है 110 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस हमें निकालना है, और मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड हमें कितना दे रखा है 500। ठीक है, तो बस तो यहाँ से ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू निकाल लो आप। ऑपरेटिंग सरप्लस कितना हो जाएगा, इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो ऑपरेटिंग सरप्लस हमारा हो जाएगा, इसको हटा दो अब आप, तो ऑपरेटिंग सरप्लस इक्वल टू 850 माइनस 110, ठीक है, प्लस 500। ये आपका ऑपरेटिंग सरप्लस का आंसर आ जाएगा। 1350 में से 110 माइनस कर दो, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत इजी है बच्चों, आपको बस क्या करना है फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करने आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया। क्लियर, ओके। चलो अब हम आते हैं आगे, और ये क्वेश्चन है आपके पास, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका आंसर आप निकाल के दिखाएंगे मेरे को, बताइएगा कमेंट में आपने किया है कि नहीं किया है। तो यहाँ तक हमारा इनकम मेथड था, जो मैंने बेसिक सी थियरी आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लिया। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड को कवर करेंगे और वैल्यू एडेड मेथड को। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।